हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट विजेता सिंह। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया और फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में केवल मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था आपको। अब यहाँ पे प्रिंसिपल यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं। हेनरी फ्योल को लिखा गया है, जिनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक तरीके से मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है हेनरी फ्योल साहब को, कि उन्होंने एक तरीके से प्रिंसिपल्स बनाए और उससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो पहले अगर आपसे इंट्रोडक्शन में पूछे किसी के भी बारे में, आप उसकी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उसकी लाइफ के बारे में बताएंगे। अगर आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आस्क करता है 5 मार्क्स 6 मार्क्स में, तो अगर आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा है अगर आप लिखते हो तो इसका मार्क्स आपको स्कोर में एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा एक मेथड F.W. टेलर और हेनरी फ्योल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं ये दो लोगों को आपको पढ़ना है और कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इनका बैकग्राउंड देखते हैं। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इन्होंने एक नया बेस ऑन किया था। हेनरी फ्योल was born in Turkey in 1841. He got a degree in a meaning of engineering in 1860 and started to working as an engineer in a coal mining company. इन्होंने क्या बताया आपको कि टर्की में बॉर्न हुए थे 1841 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री ली और बीटेक किया। उसके बाद इन्होंने 1860 में अपना एज ए इंजीनियर वर्किंग स्टार्ट किया एक कोल माइनिंग कंपनी के अंदर। इसके बाद इन 1888 ही वाज टू प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसके बाद इन्हें 1888 में उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है और इन्होंने प्रमोट कर दिया उस कंपनी को। एट दैट द टाइम कंपनी वाज टू इंसॉल्व, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कंपनी, पूरी तरीके से घाटे में चल रही थी, एक तरीके से बंद हुई कंपनी की कगार पे थी वो। जब कोई कंपनी बहुत घाटे में होती है तो उसके मैनेजमेंट कितना अच्छा मैनेजमेंट है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिले उनको और उन्होंने खुद के कुछ साइंटिस्ट रूल बनाए, कुछ इस तरीके के रूल्स बनाए जिनको अप्लाई किया उन टेक्निक को, जिससे कंपनी की सिचुएशन आने वाले टाइम में एक गुड फाइनेंस की तरफ बढ़ती चली गई और उन्होंने एक बेटर स्टेबिलिटी दी उस कोल माइनिंग कंपनी को। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, जिन प्रिंसिपल को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इन्हें ये फेमस फादर ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं, तो ये चीज बिल्कुल आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। अगर 1 मार्क्स या एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे आप तैयार रखेंगे कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग इनके प्रिंसिपल्स देखते हैं कि इन्होंने कैसे आगे इनहेंस किया है वर्क ऑफ डिवीजन और अलग अलग सेक्शन को। देखिए यहाँ पे फ्योल की प्रिंसिपल कैसे उन्होंने अपने प्रिंसिपल लगाए। पहला प्रिंसिपल ध्यान से देखिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मीनिंग क्या होता है? काम को बांट दीजिए। किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे?
उनका पहला प्रिंसिपल ही था कि किसी भी व्यक्ति की जितनी नॉलेज है, जितना उसका एक्चुअल इफिशियंसी है, जो उसकी क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप उसके काम को बांट दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी चाय वाले को इंजीनियर बना देंगे तो कंपनी का क्या होगा, आपको पता ही है, घाटा पीट के रख देगा। और ये भी नहीं कि इमरान हाशमी को दे दिया कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन इमरान हाशमी चलाएंगे, तो आपको पता ही है कि सीन क्या क्रिएट होने वाला है। तो उनका मानना यह था कि अगर किसी के पास किसी काम का स्पेशलाइजेशन है, वो काम उसी आदमी से करवाओ जो बेहतर करता है। अगर कोई मशीन बनाने का काम जानता है, वो मैकेनिक अच्छा है, तो उसको मैकेनिक का काम दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क और यूनिट। एक छोटी छोटी स्मॉल टास्क दीजिए और अकॉर्डिंग टू स्मॉल टास्क आप जो है उस काम को आगे बढ़ने दीजिए। पहला डिवीजन, और ये हमेशा गोल हो गए इनके कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं। क्या उसको, अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है, उसका मोटो होगा कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डे बाय डे और ग्रोथ करे, तो अकॉर्डिंग टू उसके वो क्या करेंगे, काम को बांट देंगे। दूसरा देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ सोचना होगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें हैं। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी के पास बड़ी पावर है लेकिन दिमाग है ही नहीं है, जिम्मेदारी नाम की चीज, 0 पैसा है। कभी पहलवानों को देखा है आप लोगों ने, प्रोटीन पाउडर पी लेता है, ये बड़ा बड़ा डोला डंबल बना के। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ जिम का बड़ा क्रेज है और इतना बढ़िया वाली बॉडी बनाए हैं, तो वो जिम ट्रेनर उनकी बॉडी बना देता है। अब किसी को भी मारना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बॉडी रहती है, दिमाग रहता ही नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, दे दबाक मार देते हैं, पुलिस केस हो जाता है, उसके बाद बाबू चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, फ्योल साहब का मानना ये था कि मैनेजमेंट में ऐसे लोगों को पावर दी जाए जो लोग जिम्मेदारी लें, वो टाइम पे खुद पहुंचे, वो गोल्स को पूरा करने के लिए काम करे और उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी ले कि उनकी अपनी इक्वली बैलेंस करेंगे वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच प्रिंटिंग इक्वलिटी एंड बैलेंस बिटवीन टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको हर किसी के साथ एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उनके पास उस काम को करने की पावर भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट, आप सबको पता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मीनिंग क्या बताओ? डिसिप्लिन का मीन्स क्या होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको आप कितनी आसानी से फॉलो करते हैं, उनको आप कितना डिसिप्लिन में रहते हुए कि अगर आपको मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये टाइम हो कि आपको 9 बजे ऑफिस के अंदर आना है और शाम 5 बजे ही आपको छुट्टी मिलेगी, इससे पहले आपके पास केवल लंच आवर के ही ब्रेक होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन आप अपनी ऑफिस के सारे काम ऑफिस के अंदर ही करेंगे, बाहर आप 5 बजे के बाद ही जाएंगे जब आप ऑफिस के मैनेजमेंट से खाली हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मीनिंग है। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फोर्थ फ्यूल के प्रिंसिपल में चौथा लॉ देखते हैं कि क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मीन क्या है कि कोई भी जो डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल एक ही लीडर के पास में होना चाहिए, जो बॉस है उसी के एक बनाए गए रूल्स या उसके ही ऑर्डर बाकी सभी एम्प्लॉइज क्या करेंगे, उसको मानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पे सीईओ जो बोलता है उसे बाकी की बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऑटोमेटिकली उसी बात को फॉलो करते हैं। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फ्यूल ने बहुत पहले दिया था। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए।
पांचवा लॉ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, वन हैंड वन प्लान। इस स्लोगन को एकदम अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि वन हैंड वन प्लान, कोई भी डायरेक्शन जो आएगा वो वन हैंड ही होगा। अगर वन हैंड होगा तो वो सभी पे बिल्कुल इक्वली इंप्लीमेंट हो जाएगा, फ्योल साहब का मानना था। इसके बाद 6 रूल क्या कह रहे हैं, सॉबिडेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। हमें जो इंटरेस्ट बनाना है, किसी एक का पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो होगा वही ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा। सबके गोल एक होंगे, डिफरेंट गोल नहीं होगा, यानी जिस पे भी वो इंटरेस्ट लेंगे वो सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज पे लागू हो जाएगा। फ्योल साहब का मानना यह था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लीड तभी करती है जब सभी लोग किसी एक टारगेट को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। इस एग्जांपल से समझिए आप लोग कि अगर कोई मान लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ब्रिलियंट, जो आपको लगातार टीच कर रहा है, तो आप स्टूडेंट का लीड क्या होगा कि कम से कम समय देना और अधिक से अधिक स्कोर लेना, बड़े से बड़ा नंबर लेना। और हम टीच कर रहे हैं तो हमारा टारगेट भी क्या होगा कि मैक्सिमम रिजल्ट मेरा वीडियो देखने वाले स्टूडेंट गेन करें, ताकि मेरा भी नेम फेम लगातार क्या हो, राइज होता रहे। तो अगर हमारे मोटो एक होंगे, हमारे स्कोर अच्छे होंगे, तो हम दोनों ने एक ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एक साथ फॉलो किया है और हमारा स्कोर लगातार एक होगा। तो फ्योल का मानना था। ये 6 प्रिंसिपल आई होप क्लियर। 7th प्रिंसिपल देखिए कि क्या बोल रहा है, रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज ओवरऑल पे द कंपनसेशन बी फेयर बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल का मानना यह था कि कोई भी वर्कर जो काम करता है पूरी ईमानदारी से अगर काम करता है तो उसको एम्प्लॉइज को जो वेजेस मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और टाइम टाइम पे बोनस वगैरह मिलना चाहिए। अगर आप किसी को पेमेंट अच्छी करते हो तो नेचुरली वो वर्क अच्छा करता है, जो भी एम्प्लॉय होता है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ एम्प्लॉय। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मीनिंग तो आप लोग को बहुत पहले से ही पता हो जाता है कि जो डिसीजन लेना है, जिसने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होंगे आपके, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और 1 पर्सन एक अगर डायरेक्शन में एक डिसीजन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और उसको बाकी लोग मानने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब कि वो अपने गोल्स को लगातार अचीव कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और अगर इन प्रिंसिपल्स को आपको समझने में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडी, चूंकि वीडियो मुझे छोटी रखनी है और आप लोग का टाइम नहीं जाए, इसलिए मैं लगातार बहुत कम बता रही हूँ। अगर आपको कहीं डाउट है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको अलग से केस स्टडी डील करोगे। ओके, 9th प्रिंसिपल देखते हैं। नंबर 9 क्या कहता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप ऑर्डर होगा वो बॉटम ऑर्डर तक बिल्कुल इक्वल होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी रूल्स को पास आउट करेगा तो जो टॉप लेवल है उससे लेकर नीचे के लेवल तक बिल्कुल बराबर होगा। यानी EDCBA ये सभी एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे और इनको बिल्कुल बराबर के कमांड दिए जाते हैं। आप इसको समझ कैसे सकते हैं? आपको लगेगा कि मैम आप एकदम बुकिश लैंग्वेज से बता तो दे रहे हो लेकिन समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आप ऐसे समझ लो कि जब फूलन देवी का गैंग था और वो जहां भी जाती थी फूलन देवी, तो उसका पूरा गैंग के लोगों को बोलती थी कि आज हमको कहाँ छापा मारना है, किस गांव को लूटना है। जब वो लूटने जाते थे तो पूरा का पूरा गांव सन्नाटा हो जाता था और वो वहां पे उनके गैंग के मेंबर्स सारा गांव
डरता था उनसे, क्योंकि वो सारे किसका पूरा ऑर्डर मान रहे थे, वो फूलन देवी जी का सारा ऑर्डर मानते थे। तो यहाँ फ्योल साहब ने कैसे बताया कि आप सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और इसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। जो ऑर्डर टॉप टू बॉटम है, टॉप से मिडिल, मिडिल से आपका लोअर लेवल, तो तीनों पे एक ही ऑर्डर प्लेस्ड होगा। इसके बाद 10वां आपको क्या बोल रहा है, 10th रूल्स के अकॉर्डिंग 10th प्रिंसिपल, ऑर्डर देना, किसी को भी ऑर्डर देना। एक इन्होंने इफिशियंसी पे सबसे ज्यादा जोर दिया था फ्योल साहब ने, कि अगर आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज और मटेरियल को आप जितना अच्छे से यूज करते हैं और उसका आउटकम जितना ज्यादा होता है, वो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा और मैक्सिमम इफिशियंसी रिजल्ट देगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर रिजल्ट के लिए। ऑर्डर की वैल्यू का होना बहुत जरूरी होता है, उसकी गोल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सारे कमांड एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, सब जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 11वां मैंने इसको जानबूझकर लिखा नहीं, इक्वलिटी, बहुत आराम से पता है कि सबके साथ, इक्वलिटी का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानेगा। फ्योल साहब कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटा या बड़ा एम्प्लॉय नहीं होगा, बल्कि सभी एम्प्लॉय बिल्कुल बराबर होंगे। इस तरीके से इन्होंने ये 11th प्रिंसिपल क्लियर किया। इसके बाद आपका 12th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 12 क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक लंबे समय तक काम करने से, एक तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा होगा, दूसरा वो बहुत बेहतर प्रेजेंट करता है, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन भी उन पर बिलीव करने लगता है। तो इसलिए वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी के लिए मैक्सिमम गोल ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद क्या है, 13वां रूल देखिए आप लोग की 13 प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इंसेंटिव, यानी वर्कर को टाइम टाइम पे इंकरेज करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो मोटिवेशन दे। आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका मोटिवेशन क्या होगा, एज अ टीचर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको बेहतर रिजल्ट के लिए चलना है। बार बार मैं आपको फोर्स करती हूँ कि इस बार आपके पास मौका है, लाइफ में ये मौका बार बार आपको नहीं मिलता है। सेम थिंग दैट यहाँ पे उन्होंने भी बताया आपको, फ्योल साहब ने, कि अगर हम एम्प्लॉइज को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उससे हमारा जो गोल होगा वो मैक्सिमम होगा, जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो मैक्सिमम होगा। और आखिरी टीम वर्क की बात की गई है, स्पिरिट डी क्रॉप्स। इसका मीन होता है कि सभी लोग जब मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सभी के गोल एक होते हैं, सबके लिए प्रॉफिट एकदम बराबर होगा, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो हम सभी को फायदा होगा। और ऐसी जगह पे मैनेजमेंट हमेशा टीम वर्क के लिए प्रमोट करता है। यहाँ पे टीम स्पिरिट है और वो हमेशा बोलते हैं कि सभी एम्प्लॉइज मिलकर काम करें। इस तरीके से हमने फ्योल के ये 14 प्रिंसिपल देखे हैं। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप तक कनेक्ट होने की, इस चैप्टर में कनेक्ट करने की। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज, ये स्टूडेंट्स मेरे बहुत मेहनत करते हैं, साथ में ये भी सब +2 के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं +2 की सीरीज लेके आई हूँ। तो प्लीज आप स्टूडेंट इनके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर तरीका पसंद है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करिए और मेरे लगातार सारे वीडियोस पीछे के जोड़ कर देखिए, आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देखते हैं, केवल एक वीडियो देख के, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। लगातार वॉच करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।